हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रोमन इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आज आपको पता है कि हम आपका तीसरा चैप्टर यानी कि 12th क्लास की फिजिक्स उसमें आपका तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वैद्युत धारा। तो इसमें आज इस वीडियो में यानी कि तीसरे चैप्टर की ये पहली वीडियो, लेसन 3 की ये पहली वीडियो है। इसमें आज हम ये वाले टॉपिक क्लियर कराएंगे आपके वैद्युत धारा क्या होती है, अदिश राशि, सदिश राशि, क्या इसका मात्रक होता है, क्या इसकी विभव होती है, क्या इसका फॉर्मूला, सब कुछ इसमें पढ़ेंगे। साथ में हम ये पढ़ेंगे कि 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन चलते हैं या क्या होता है वो सब जानेंगे। साथ में ये जानेंगे क्या जो गैसें होती हैं क्या वो चालक होती हैं या कुचालक होती हैं, क्या गैसों में चालन, वैद्युत चालन संभव है या नहीं है, और यदि संभव है तो कैसे गैसों में वैद्युत चालन होता है। ठीक है, ये सब कुछ जानेंगे। और साथ में आज हम वैद्युत विसर्जन क्या होता है इसको जानेंगे। ठीक है, बहुत डीप तरीके से हम इन सब चारों टॉपिकों को ढंग से कवर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल एकदम A1 क्लास तरीके से। ठीक है, अब हम उससे पहले हम बता दे रहे हैं जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो वीडियो है आपकी यानी कि जो चैप्टर 3 है उसका पहली वीडियो है। तो इस चैप्टर के हमने नोट्स पहले ही अपलोड कर दिए हैं। जिन्होंने नोट्स अभी तक नहीं डाउनलोड किए हैं तो वो डाउनलोड कर लें, जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। तो उसमें हमने फिजिक्स के 1 2 3 चैप्टर के नोट्स दे दिए हैं फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में हमने केमिस्ट्री में भी 1 2 3 चैप्टर के नोट्स दे दिए हैं। ठीक है, एक बात खास बात ध्यान रखना कि आपको ये जो नोट्स जो नीचे लिंक दे रखी है वहां पर लिंक पर जाओगे, एक वीडियो मिलेगी, उस वीडियो के नीचे पीडीएफ मिलेगी फाइल। पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करोगे तो उसमें एक पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड के लिए आप हमको फोन करते रहते हो। पासवर्ड जिस भी वीडियो का तुम पीडीएफ डाउनलोड करोगे उसी वीडियो में पासवर्ड दे रखा है, यानी कि पासवर्ड मैंने बताया है। 1-2 मिनट की वीडियो होगी, उसको ढंग से देखना, पूरा देखना, तो वो सब कुछ बताया गया है कि कैसे उसमें पासवर्ड डालना है। तो हर वीडियो को देख लेना, हर वीडियो में अलग अलग पासवर्ड होगा, अलग अलग आपकी पीडीएफ होगी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब दूसरी बात पर आते हैं। दूसरी बात ये कि आज आपका जो ग्रामर की जो टेस्ट सीरीज थी उसका हम आपको रिजल्ट नहीं दे पाए, क्योंकि आप मेरी हालत देख रहे होंगे कि मेरे सिर में दर्द था, अभी भी दर्द है। रात के 12 बज रहे हैं। मैं कल सुबह के लिए यानी कि आज जो मतलब समझ रहे हो ना, कहने मतलब आज जो मैं 12 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ तो ये सुबह के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास कोई वीडियो नहीं है और आप फोन करते रहते हो, तो इसलिए अभी थोड़ा सा मतलब टैबलेट खा लिया, तबीयत थोड़ी ठीक है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्यार से इसको समझना। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। और टेस्ट का जो रिजल्ट है वो जल्दी ही दे देंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को ढंग से समझते हैं। आप देखिएगा, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिकों को। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं वैद्युत धारा क्या होती है। अब तक आपने इससे पहले जितने भी मतलब चैप्टर 2-3 जो पढ़े थे उसमें आवेश का जिक्र हुआ था, और आवेश कैसा था, यानी कि हमने 2 चीजें पढ़ी थी कि एक आवेश है और एक पढ़ा था आपका वैद्युत क्षेत्र। ये सब कुछ पढ़ा था। और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, वैद्युत क्षेत्र पढ़ा था और एक आवेश पढ़ा था। यहाँ पे आवेश की गति के बारे में कोई बात नहीं करी थी, केवल आवेश के बारे में पढ़ा था। और क्या पढ़ा था हमने, वैद्युत क्षेत्र पढ़ा था। तो हमें यह भी पढ़ा था कि यदि ये वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई धन प्लस q कूलम आवेश आए तो इस पर एक बल कार्य करता है। इस पर क्या लगेगा, एक बल कार्य करेगा। ठीक है, वैद्युत बल जिसे बोलते हैं। और इस वैद्युत बल की जो दिशा है, यदि ये धन आवेश है तो इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश होगा, यानी कि ये धन आवेश पर तो कैसा होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रहेगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है, दिशा में। और इसके लिए यदि माइनस आवेश है तो उसके क्या हो जाएगा, ये विपरीत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बता रहा हूं मैं, क्षेत्र की दिशा में विपरीत। एक्चुअली में मैं बता रहा हूं कि वैद्युत क्षेत्र है यदि, और वैद्युत क्षेत्र में कोई हम धन आवेश लेकर आए तो इस पर एक बल लगेगा, और इस बल की जो दिशा है, यदि ये धन आवेश है तो इस बल की दिशा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश होगी, यदि ये धन आवेश है तो। ठीक है, और यदि ये ऋण आवेश है तो ऋण आवेश पर जो बल लगेगा तो उस बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी। क्लियर है बात, समझ पा रहे हो ना बातों को। यदि आपका ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश धन आवेश लेकर आऊंगा तो उस पर एक वैद्युत बल लगेगा, तो उस वैद्युत बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगी। जिधर मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा ए से बी की ओर है, तो यदि मैं धनावेश लेकर आऊंगा तो उस पर जो बल लगेगा तो उस बल की भी दिशा किधर होगी, ए से बी की ओर होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना। ठीक है, दूसरी बात, यदि मैं किसी वैद्युत क्षेत्र की दिशा ए से बी की ओर है, उसमें यदि हम -q कूलम आवेश लेकर आऊं मैं
तो उस पर एक बल कार्य करेगा जिसको हम वैद्युत बल कहते हैं, और उस बल की दिशा B से A की ओर होगी। क्यों? क्योंकि यदि माइनस आवेश लेकर आते हैं तो जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है तो उस पर उसके विपरीत दिशा में बल लगता है। ठीक है, किस में लगता है? विपरीत दिशा में बल लगता है। यदि धन आवेश है तो उसकी दिशा में बल लगता है, यानी उसकी दिशा का, इस बल की दिशा क्या होगी? उसकी दिशा में। आई होप कि समझ पाए। अब हमारा ये चीज तो वैद्युत धारा नहीं है ना, वैद्युत धारा की हम बात चल रहे हैं, वैद्युत धारा पर अब पहुंच गए कि यदि इस आवेश को हम गति करने के लिए छोड़ दें तो ये गति करने लगेगा। उसी ये आवेश की जो गति करने की जो क्षमता होगी उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। यानी कि सिंपल से वर्डों में हम आपको बताएं तो क्या है, यानी कि आवेश के गति करने की क्षमता, ठीक है, या गतिमान अवस्था या गति की अवस्था को हम क्या कहते हैं? ये वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश की गतिमान अवस्था को हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। सिंपल सा और हम तुम्हें और बोल दें तो आवेश की गति करने की जो क्षमता है, बहुत परिभाषा बता दूं, आवेश की गति करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। अरे वो बातों को भूल जाओ जो हम पढ़ते थे कि आवेश प्रवाह की दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं। ये तो सिंपल सा है, आपका 10वीं क्लास में पढ़ लिया होगा, थोड़ा सा अपर लेवल के। अब हमसे पढ़ रहे हो तो कुछ नया सीखने को मिलना चाहिए ना। तो आपको सभी ये लोग बोलते हैं कि भैया क्या आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? वैद्युत धारा कहलाती है। तो हमने कितनी परिभाषा बता दी आपको, देख लीजिएगा। कई परिभाषा होगी, एक परिभाषा, दो परिभाषा, तीन परिभाषा, और बाकी एक अलग से और नोट्स में लिख रही होगी 4 परिभाषा। कितनी परिभाषा पढ़ोगे? ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। अब तुम नोट्स दो, नोट्स आपके पास में है, वो परिभाषा लिखी हुई है, केवल समझने पर कंसंट्रेट करो। ठीक है, समझ जाओगे, जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो देखिएगा, तो हमें आवेश प्रवाह की दर, और इसको हम वैद्युत धारा को, यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं? वैद्युत धारा पढ़ रहे हैं। तो वैद्युत धारा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? I से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आवेश प्रवाह की दर है, तो इसका मतलब क्या है? I बराबर आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से। और जब भी कभी भी हमारी दर की बात चलती है तो दर में क्या? समय का भाग करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो आवेश प्रवाह की समय दर। तो ये ज्यादा बेटर रहता है, ऐसा समय लगा देते हैं। और दर का मतलब ही समय से होता है, तो यहाँ पर क्या? समय का हम भाग कर देंगे। क्लियर है बात? तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। क्लियर है? तो ये इसका सूत्र बन गया। अब इसके यदि मैं मात्रक की बात करूं तो मात्रक भी बनाऊंगा मैं। मात्रक की यदि मैं बात करूंगा तो देखिएगा, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। तो क्या बन जाएगा? कूलाम प्रति सेकंड। या हम इसको एक वर्ड में यदि मैं बोलूं तो हम इसी को हम क्या बोलते हैं? एम्पियर भी कहते हैं। किसको एम्पियर कहते हैं? कूलाम प्रति सेकंड को हम एम्पियर कहते हैं। राइट, अब ये चीज तुम्हें समझ में आ गई। तो मतलब यहां से एक चीज समझ रहे हो कि ये जो एम्पियर है, एम्पियर ये किसके बराबर है? इसी चीज को तो हम एम्पियर कह रहे हैं। तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं कूलाम, और प्रति, प्रति का मतलब क्या है? बट्टे, यानी कि कूलाम प्रति सेकंड, यानी कूलाम बट्टे सेकंड। ठीक है, इसके ऊपर भी आते हैं। पहले इसी को यहीं से खत्म करते हैं। देखो, वैद्युत धारा की परिभाषा, वैद्युत धारा की परिभाषा, वैद्युत धारा की परिभाषा, और एक और परिभाषा कि जैसे कि मान लीजिए ये कोई चालक है। ये क्या है? चालक। समझना ध्यान से, इसमें क्या है? कोई आवेश है। जैसे इस तरीके से बना ले रहा हूं, ये चालक है कोई, और इसमें कोई आवेश क्या है? यहां से यहां तक आवेश जा रहा है। ठीक है, तो 1 सेकंड, समय में कितना कह दूं? 1 सेकंड कह दूं। तो 1 सेकंड में किसी चालक में आवेश कितना प्रवाहित हो रहा है? 1 सेकंड में किसी चालक में कितना आवेश चल रहा है, या कितना आवेश वहां से गति कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। अब आपसे कोई चलते फिरते पूछ ले, भैया वैद्युत धारा बता, तो आप क्या कहोगे? कि उसको, उसके दिमाग को एकदम ऐसा भर दो, इस तरीके से संतुष्ट कर दो कि वो आपसे कुछ पूछ ही ना सके। मतलब कि भाई आवेश पूछो, वैद्युत धारा क्या है? तो उसने तो बस यही पढ़ रखी होगी कि आवेश प्रवाह की दर को। तो आप कहोगे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 परिभाषा ले। तू कौन कौन सी ले? कि आवेश की गतिमान अवस्था को हम वैद्युत धारा कहते हैं। जब और परिभाषा, आवेश जब गति करता है तो उसी को तो वैद्युत धारा कहते हैं। ये आवेश की जो गति करने की जो क्षमता है उसी को तो वैद्युत धारा कहते हैं। या समय के साथ आवेश कितनी गति कर रहा है उसी को वैद्युत धारा कहते हैं।
आवेश प्रवाह की दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं, आवेश प्रवाह की समय दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं, और कितनी प्रवाह लोगे या 1 सेकंड में किसी चालक में कितना आवेश प्रवाहित होता है, या उस आवेश की मात्रा या उस आवेश के प्रवाह की माप या आवेश के गति की जो माप है उसी को तो हम वैद्युत धारा कहते हैं। समझ में आ गई बात? इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, फॉर्मूला बन गया ये। क्लियर है? काफी सारी परिभाषा बनी ऐसी जो आपको हर टीचर ही एक परिभाषा बता सकता है, 2 बता सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको कितनी परिभाषा बनी? 10 परिभाषा बना दी। ठीक है, क्लियर होगा? अब हम बात पढ़ेंगे 1 एम्पियर की परिभाषा। इसका मात्रक समझ में आ गया। हम इसकी पहले तो एक बात को हम क्लियर कर दे रहे हैं, अभी करेंगे क्लियर उसको। ये जो राशि कैसी होती है, ये भैया राशि होती है, ये अदिश राशि। ठीक है, कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। अब अदिश राशि का भी क्या कंसेप्ट है इसमें? अदिश राशि वे राशियां होती हैं जिसमें दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। लेकिन आप कहोगे सर हमने तो एक चीज लिखी देखी है कि कोई तार जा रहा है तो हम उसमें कहते हैं कि ये इसमें धारा इस तरीके से बह रही है। ठीक है, तो आप कहोगे सर इसमें तो धारा की दिशा है। ठीक है, आपका क्वेश्चन यही होना चाहिए, लेकिन हम आपको बता दें इसमें ये जो दिशा है ये धारा की दिशा नहीं होती है। एक्चुअली में यदि हम इसके डीप में जाएं तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि ये जो दिशा है इसमें मतलब ये तार है और इसका बिंदु ए है और ये बी है। हमने कह दी कि धारा इधर ए से बी की ओर बह रही है, तो मतलब क्या है? इसमें धारा का मतलब ये है कि इसमें जो धन आवेश है, क्या धन आवेश, इसका मतलब क्या है? इसमें जो धन आवेश है वह ए से बी की ओर गति कर रहा है। इसका मतलब ये होता है एग्जैक्टली। ठीक है, यदि आपसे कोई कहता है कि इसमें धारा ए से बी की ओर बह रही है तो वास्तव में वो धारा नहीं, वो बता रहा है कि उसमें धन आवेश ए से बी की ओर प्रवाहित हो रहा है। रियलिटी तो यही कहती है कि उसमें धारा में कोई दिशा नहीं होती, लेकिन नॉर्मली हम ऐसे बोल देते हैं कि धारा ए से बी की ओर बह रही है। हाँ, वास्तव में ये सही बात है, लेकिन हम इसके डीप में जाएं तो वो धारा नहीं, वो होती है आपके आवेश, धन आवेश की दिशा। आवेश नहीं, धन आवेश की दिशा। आवेश में तो ऋण आवेश भी आ जाएगा। एक्चुअली में यहाँ पर क्या है? धन आवेश। तो धन आवेश कहाँ से किधर की ओर बह रहा है? धन आवेश ए से बी की ओर प्रवाहित हो रहा है। इसका मतलब ये है। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो और दूसरी बात, अब आपसे कोई पूछ ले कि इसको हम तीर से प्रदर्शित करते हैं धारा को, लेकिन फिर भी ये अदिश राशि है, ऐसा क्यों? तो आप बोलोगे जो धारा है ये अदिश राशि होती है क्योंकि यह सदिश राशियों की तरह सदिश योग का पालन नहीं। पता चल गया होगा जो सदिश राशि होती है वो सदिश योग का पालन करती हैं। सदिश योग क्या होता है वो हम आपको समझाते हैं। सदिश योग जिसको आप बोलते हो वेक्टर सम, वेक्टर सम की यदि मैं बात करूं तो ध्यान से समझ लेना। यदि मैं 3 और ये 4 है, ठीक है, यदि मैं इसका यदि नॉर्मल सम की बात करूं, मैं नॉर्मल सम यानी योग निकालूं तो योग कितना हो जाएगा इसका? 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यदि मैं इसकी वेक्टर सम की बात करूं, वेक्टर सम समझ रहे हो नहीं? सदिश योग की बात करूंगा, सदिश योग निकलेगा ऐसे 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, फिर उसका अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा? 3 × 3 = 9 + 4 = 16, कितना हो जाएगा? 25। 25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 5। तो दोनों में कुछ अंतर आ रहा है, देख लो। जो योग जो होता है वो डायरेक्ट जुड़ जाता है, और जो वेक्टर सम होता है वो स्क्वायर करके फिर रूट करना पड़ता है ऐसे। तो जो सदिश राशियां होती हैं, यदि 2 सदिश राशि हैं उनको मेरे को जोड़ना पड़े तो हम उनको जोड़ते हैं इस तरीके से। किससे? इस तरीके से। दोनों राशियों का पहले वर्ग करेंगे अलग अलग, फिर उनको जोड़ेंगे, फिर उसका रूट करेंगे। और जो अदिश राशि होती है वो डायरेक्ट जुड़ जाती हैं इस तरीके से। तो कुल मिला के बात ये है कि ये जो सदिश राशियां होती हैं वो इस नियम का पालन करती हैं, जो धारा है ये इस नियम का पालन नहीं करती है। इसीलिए ये क्या है? अदिश राशि है, चाहे इसको हम तीर से दिखाएं या ना दिखाएं। और ये हम तुम्हें पहले ही चीज बता चुके हैं, ये एक्चुअली में एग्जैक्टली ये आपकी धारा की दिशा नहीं, ये धन आवेश की दिशा होती है कि धन आवेश कहां से किधर बह रहा है। ठीक है, क्लियर है बात? अब आ जाते हैं अपनी 1 एम्पीयर की परिभाषा पर। 1 एम्पीयर की क्या परिभाषा होती है वो समझते हैं। देखिएगा, जो अभी हमने जो लिख रखा था वही यहाँ पर फिर से लिख दिया है मैंने। क्या लिख दिया? देखिएगा कि जो धारा का फॉर्मूला क्या था, Q/T अभी बताया। मात्रक क्या? कूलम प्रति सेकंड। आवेश का मात्रक कूलम और समय का मात्रक सेकंड, या इसी को हम क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं।
ठीक है, क्या बोलते हैं, एम्पियर। तो एक एम्पियर, एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा, कूलम प्रति सेकंड, क्योंकि इसको ही तो हम एम्पियर कह रहे हैं। समझ में आ गई बात। अब देखिएगा यहाँ से, यदि मैं यहाँ पर एक लगा दूं, यहाँ पर एक लगा दूं, यहाँ पे एक लगा दूं, कोई फर्क पड़ेगा भैया? ये 10 है, 10 में 1 की गुणा कर दूं तो भी 10 रहेगा, और 10 में 1 का भाग कर दूंगा तो भी 10 रहेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ने का। इसलिए मैंने 1 की गुणा इसमें कर दी, 1 की गुणा इसमें कर दी। इसका मतलब क्या है, देखिएगा, ये क्या था, एक कूलम, ये क्या था, ये कूलम आवेश था, ये क्या था, आवेश था, और ये क्या था, समय था। ठीक है, हमने क्या कही थी कि ये कोई चालक है, ए और बी, ये क्या है, कोई चालक है, और इसमें क्या है, आवेश जा रहा है। तो उसी को आवेश यदि इसमें प्रवाहित हो रहा है, उसी को तो हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। अब देखो 1 एम्पीयर की परिभाषा बन गई, देखो कैसे। किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश गति करे तो उस चालक की धारा का मान 1 एम्पीयर होता है। सिंपल हुई ना, हुई बात। क्योंकि ये आवेश क्या है, यहाँ पर गति कर रहा है, यानी कि प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। तो किसी, ये क्या है आपका चालक कह दिया हमने, तो किसी चालक में, ये क्या है, चालक, किसी चालक में 1 कूलम, यानी आवेश का मान कितना ले लूं मैं, 1 कूलम ले लूं, और इसमें ये समय कितना ले लूं, 1 सेकंड ले लूं। ठीक है, तो बड़ी परिभाषा, 1 कूलम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित हो रहा है तो उस चालक की धारा का मान 1 एम्पीयर होगा, या उसमें धारा का मान 1 एम्पीयर होगा। क्लियर होगी बात। एक बार मेरे साथ और मेरे साथ बोलिएगा, मेरे साथ जब मैं ऐसे बोला करूं कि मेरे साथ बोलिएगा तो आप मेरे साथ भी थोड़ा सा बड़बड़ाया करो। ठीक है, क्या, किसी चालक में 1 कूलम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित हो या 1 सेकंड तक गति करे तो उसमें या उस चालक की धारा का मान 1 एम्पीयर होता है। क्लियर है, 1 कूलम आवेश किसी चालक में 1 सेकंड तक गति करे तो उस चालक की धारा का मान 1 एम्पीयर होता है, या उसमें धारा का मान 1 एम्पीयर होगा। क्लियर है, बस सिंपल, और इससे ज्यादा सिंपल नहीं मिलेगा तुम्हें कहीं पर भी। ठीक है, ये सिंपल हो गया। अब हम यदि इसकी बात करते हैं, आगे की बात करें, ये हो गया, ये हो गया। अब हमें देखिएगा, अब समझते हैं कि 1 एम्पीयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपने अभी ये फॉर्मूला पढ़ा था Q/T, और अभी आपने ये भी पढ़ा था कि 1 एम्पीयर जो है किसके बराबर है, 1 कूलम और 1 सेकंड, ये इसके बराबर है। तो मतलब क्या है कि 1 एम्पीयर इसके बराबर है, और आपको ये पता होना चाहिए कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिसको नहीं पता तो वो आप निकालना सीख लो, क्योंकि आवेश बराबर फॉर्मूला होता है इतना, तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा। Q का मतलब क्या, 1 कूलम आवेश, E का मतलब E इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19। ये पहला चैप्टर में जब न्यूमेरिकल्स कराए थे तब हमने कराया था। जिन्होंने नहीं किया है कोई बात नहीं है, इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 गुणा 10 की पावर ऊपर जाएगा तो ये 19 हो जाएगा, नीचे 16 का यदि हम इसमें भाग करेंगे तो 0 पॉइंट ये आ जाएगा 625 आ जाएगा, गुणा 10 की पावर 19, और यदि हम इसको और आगे करेंगे तो ये 6.25 गुणा 10 की पावर 18 हो जाएगा। पॉइंट हम आगे लेके जाएंगे तो 1 घात माइनस की आ जाती है, तो इसलिए ये इतना हो जाएगा। जिनको नहीं समझ में आया है तो उनको मैं एक बार और बता दूं, ये Q कितना लिया था हमने, 1 कूलम लिया था, कितना, 1 कूलम, और E का मान कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम होता है। पॉइंट हटाया, ऊपर 0 लाई, 10 बट्टे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16, ये 19 ऊपर जाएगा तो 19 हो गया, नीचे माइनस का था, ऊपर जाएगा प्लस का हो गया, 16 का इसमें भाग करते हैं तो ये कितना आता है, 0.625 आता है। 10 में आप 16 का भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.625 आ जाएगा। ये करके देख लेना, ठीक है। तो ये आ गया, और इसका हमने पॉइंट को आगे बढ़ा दिया तो 6.25 कितना आ गया। तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें होते हैं 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इतने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं 1 कूलम की जगह पे इतने इलेक्ट्रॉन लिख दिया, नीचे सेकंड है तो आपका कितना हो जाएगा, 6.625 गुणा 10 की पावर 18 इतने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। तो मतलब क्या समझे कि 1 एम्पीयर धारा में कितने, 1 एम्पीयर जो धारा होती है उसमें 1 सेकंड में 6.2
5 गुणा 10 की पावर 18 इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो देखो इसका मतलब ये है कि इतने इलेक्ट्रॉन चलते हैं। तो कभी ये मत सोच लेना ये कोई चालक है, ऐसा समझिए ये कोई चालक तार है और इसमें बहुत सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से चलने, सोचो जरा, ठीक है। तो आप कभी भी ये मत सोचना कि 1 सेकंड में ये वाले सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के इस कोने पर पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके एक सिरे में 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन इतने प्रवेश करते हैं और 1 सेकंड में इसके दूसरे सिरे से इतने ही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इतने इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ठीक है। यदि ये चालक है, इसको मैं ऐसे जोड़ दूंगा तो इसमें क्या है, 1 एम्पीयर की यदि धारा इसमें मैं प्रवाहित करूंगा तो इसमें से एक सिरे में कितने इलेक्ट्रॉन इसमें अंदर प्रवेश करेंगे, 1 सेकंड में 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इतने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे और ठीक उसी सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन सभी जाके इस कोने पर इकट्ठा हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये बात दिमाग में रख लेना। देखो आज कितनी नई चीजें आपको पता चल रही हैं जो आपने केवल बस इतना कि ये परिभाषा पढ़ी, आवेश प्रवाह की दर और खत्म करी कहानी, ऐसी तो पढ़ाते हैं लोग बाग, या ऐसी तुमने और चैनलों पर ऐसे ही पढ़ा होगा। तो आज तुमने कुछ नया नया सीखा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो समझ पाए बातों को। तो कभी भी अब कोई पूछे कि क्या इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन चलते हैं। यदि चालक तार में इलेक्ट्रॉन यदि प्रवेश करेगा तो 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन, यदि किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करें हम उसमें, तो उसका मतलब ये है कि उसके सिरे में 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो ना, 10 की पावर 18 का मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, पता ना कितना साल है, ठीक है। अपने आप हिसाब मेरे को तो गिनती भी नहीं आ रही इतनी, करोड़ के बारे में तो भूल जाते हैं, ठीक है। बचपन में तो बहुत ही संख वंक जिन कैसे कैसे याद करते थे, बहुत बड़ी संख्या याद कर लेते, लेकिन अभी इतना नहीं है। फिलहाल छोड़ो, बाद में बोलिए। अब हम घात बनानी सीख गए ना कि 10 की पावर 18, 10 की पावर, पहले बचपन में घातें नहीं आती थी, ठीक है। तो इसमें 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे तो निकल जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया बात, सिंपल है, बहुत अच्छा। अब हम बात करें, सारा कुछ हो गया, वैद्युत विसर्जन और गैसों में वो चालन रह गया है। तो गैसों में जो चालन की जो व्याख्या है वो मैं इसी वीडियो बना तो मैं पूरी दूंगा, लेकिन उसको अपलोड में अलग तरीके से कर दूंगा, यानी दूसरे पार्ट में अपलोड कर दूंगा। लेकिन उसको समझ लेना, इसमें उसका व्याख्या दूसरी वीडियो में समझ लेना, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। जब मैं पढ़ाई लग जाता हूँ तो पता ना क्या हो जाता है, मैं पूरे टॉपिक को एकदम पूरा निचोड़ देता हूँ। तुमने कभी देखा गन्ने का जूस निकलता हुआ, देखा कैसे होता है? जो वो होता है ना, गन्ना लेगा, एक बार डालेगा, जूस निकला, लेकिन वो पीछे से फिर पकड़ेगा, फिर उसमें डालेगा, फिर उसको मतलब निकल जाएगा, फिर ऐसे करके फिर निचोड़ेगा, में एक नींबू रख देगा, फिर ऐसे करके फिर डालेगा, बिल्कुल वहां को जब तक वो सूख ना जाए, बिल्कुल ऐसे फिर दोबारा मतलब 2-3 बार जब तक वो टूट टाट कर बिल्कुल ना बन जाए, तब तक वो बेर बेर निकालता है, बेर बेर डालता है। तो ऐसे ही तुम्हारा जब तक टॉपिक तुम्हारे दिमाग में बढ़ ना जाए, जब तक उसमें से पूरा जूस निकल ना जाए, तब तक मैं उसको बोलता रहता हूँ, पढ़ाता रहता हूँ, ठीक है। यही मेरे अंदर कमी है कि मैं जब तक बालक को मैं सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। बाकी पढ़ने को तो आप पढ़ लोगे, घर बैठे बैठे किताब भी पढ़ते रहोगे, हाथ पाथ धर के याद कर लोगे, तो याद करने से और उससे मतलब नहीं है, मतलब है कुछ सीखने से, कुछ नई चीज़ सीखा करो, ठीक है। आप मेरे से पढ़ रहे हो तो कुछ नई चीज़ सीखा करो हमेशा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और उसको समझते हैं, उसके बाद में वीडियो अगली बार। यदि हम गैसों की बात करें तो ये सामान्य अवस्था पर सामान्यतः कैसी होती है, कुचालक होती है। सामान्यतः कैसी होती है, कुचालक होती है। लेकिन किसी विशेष दाब पर, विशेष दाब और उच्च विभवांतर पर ये कैसी हो जाती है, सुचालक हो जाती है। क्लियर है बात? अभी आपको क्लियर ऐसे देखिएगा। यदि मैं नॉर्मली में बात करूं गैसों की, सामान्य टेम्परेचर, सामान्य दाब, सामान्य ताप, सामान्य विभव, तो उसमें क्या होगा, ये सुचालक, कुचालक होती है। कुचालक कैसे होती है, कुचालक होती है। और यदि हम उसका कोई एक विशेष दाब लेंगे, नॉर्मली कम, ठीक है, उसका भी रेंज बताना कितनी रेंज, ठीक है, और उच्च विभवांतर यानी कई हजार वोल्ट का विभवांतर लेंगे, तब ये कैसे हो जाती है, सुचालक की तरह व्यवहार करती है, इसमें चालन हो जाता है, ठीक है। अब देखो जरा, और यहीं से आपका वैद्युत विसर्जन समझ में आया। देखो इस तरीके से आप बात कर रहा हूं मैं।
आपको दो इलेक्ट्रोड लिए मैंने, क्या लिए, दो धातु की छड़ें ली, ठीक है, धातु की छड़ें ली, इनको मैंने 1 सेंटीमीटर पर रखा। कितनी दूरी पर रखा, 1 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मैं दो धातु की छड़ें ली, इनको मैंने 1 सेंटीमीटर पर रखा, और यहां पर क्या है, वायु है, क्या है, वायु, यानी नॉर्मल में अभी ले लूं, जैसे आप समझो कि ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं और ये मैंने इस तरीके से रखी धातु की छड़, और इनको मैंने क्या करा, इनको मैंने एक उच्च विभवांतर, एक उच्च विभवांतर से जोड़ दिया। यानी उच्च विभवांतर का मतलब क्या है, उच्च स्रोत, उच्च ऊर्जा स्रोत, ऐसा समझिएगा कई हजार, कई हजार वोल्ट, 10,000 वोल्ट, 20,000 वोल्ट, इस तरीके का हमने इसको विभव दिया। जैसे ही हम इसको 10,000, 20,000, 5,000 यानी कि बहुत ज्यादा विभव देंगे तो क्या होगा यहां पर कि इसके अंदर यहां पर थोड़ी थोड़ी सी ऐसे से लाल लो दिखाई देगी, अर्थात यहां पर चिनगारी टाइप की दिखाई देने लगेंगी, या यहां पर चिनगारी आपका निकलने लगेंगी। तो उसी को जो चिनगारियां यहां पर निकलती हैं उसी को हम कहते हैं वैद्युत विसर्जन। समझ में आ गई बात। और इसका मतलब यह है कि इसमें क्या है, वैद्युत धारा यहाँ पर बहने लगी। यानी नॉर्मली यदि ये इलेक्ट्रोड हैं और इनमें मैं कई हजार वोल्ट तारों से जोड़ के कई हजार वोल्ट का वो दूंगा तो इनके बीच में आप उंगली नहीं रख सकते हो, वहां पर क्या हो जाएगा, करंट उत्पन्न होने लग जाएगा, वहां पर चिनगारी उत्पन्न होने लग जाएंगी। यानी कि वहां पर क्या है कि आवेश लीकेज होने लगेगा, वहां पर क्या होने लगेगा, आवेश लीकेज होने लगेगा, नहीं वायु में आवेश का क्या हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा। उसी को हम बोलते हैं वैद्युत विसर्जन। यानी कि आवेश वहां पर क्या होने लगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने लगेगा। यानी कि वहां पर क्या है, आवेश डिस्चार्ज हो गया, किसमें, वायु में। तो वहां पर क्या है, गैसों में, यानी कि वायु क्या है, गैसीय, तो उसमें क्या है, वैद्युत धारा प्रवाहित होने लग गई। यानी कि वहां पर क्या है, सुचालक की तरह काम करने लगी। क्लियर होगी ना बात। तो कब होती है, तो अब आपसे एक बात समझ में आई कि ये जो है आपके गैसों में नॉर्मली यदि सामान्यतः गैसें कैसी होती हैं, कुचालक होती हैं, लेकिन उच्च विभवांतर और एक विशेष दाब पर गैसें कैसी हो जाती हैं, सुचालक की तरह व्यवहार करती हैं। यानी कि उनमें गैसों में क्या हो जाता है, प्रवाह हो जाता है। अब यहां से एक बात होते थे, गैसों में जो प्रवाह होता है वो किसके कारण होता है, यानी कि धनायनों के कारण या ऋणायनों के कारण। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बन जाएगा, तो किसके कारण होती है, धनायनों के कारण। गैसों में जो वैद्युत प्रवाह जो होता है वो किसके कारण होता है, धनायनों के कारण, राइट। तो ये आपको धनायनों के कारण ये भी समझ में आया। अब ये एक्चुअली में ये पता कैसे चली थी, तो ये पता ऐसे चली थी कि देखिएगा